नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से जयपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सारे जानते हो कि पिछले वीडियो के अंदर अपन ने महाराणा कुंभा कंप्लीट कर लिया था। तो अब महाराणा कुंभा के बाद में अपन जो है वो आगे वाली बात करने जा रहे हैं। तो महाराणा कुंभा के बाद में जो बड़े शासक बनते हैं वो महाराणा सांगा है। लेकिन उनको पढ़ने से पहले महाराणा कुंभा के एक पुत्र के बारे में भी अपन को पढ़ना पड़ेगा, जिनका नाम है महाराणा रायमल। तो सांगा तो पढ़ना है, लेकिन सांगा जी को पढ़ाने से पहले मैं आपको रायमल जी के बारे में पढ़ाऊंगा, जो अपन बात करते हैं। सुनिएगा आप सारे ध्यान से। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि महाराणा कुंभा की डेथ 1468 के अंदर हो जाती है। 1468 के अंदर जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उनकी मृत्यु करने वाला जो व्यक्ति था वो उन्हीं का पुत्र था, उदया उदयकरण। और उदया उदयकरण को जो है वो अपन मेवाड़ का पितृहंता शासक कहते हैं। अगली बात सुनिएगा ध्यान से। अब जो है जब उदया उदयकरण ने महाराणा कुंभा की हत्या करी थी 1468 के अंदर कुंभलगढ़ के किले के अंदर, उस समय यहाँ नीचे एक गुजरात के अंदर, वर्तमान गुजरात में जगह पड़ती है जिसका नाम है ईडर। कभी ये राजपूताने का हिस्सा हुआ करता था। अपन पढ़ेंगे आगे कि सांगा की तरफ से ईडर की तरफ, ईडर से लड़ने के लिए खानवा के युद्ध में भारमल नाम के व्यक्ति आए थे। तो उनका जो अन्य पुत्र था रायमल, वो उस समय ईडर में था। ये यहां पर थे उदा जी कुंभलगढ़ के अंदर, और ये यहां पर कहां पर थे, ईडर के अंदर थे। तो जो रायमल जी जो थे, जब इनको पता चला कि इनके पिता की हत्या जो है वो किसने कर दी है, अपने भाई उदा ने कर दी है, तो रायमल यहां से ईडर से निकला। और निकलने के बाद में बीच में एक गांव आता है जिसका नाम है दाड़ीमपुर। कौन सा गांव है? दाड़ीमपुर। इस दाड़ीमपुर गांव के अंदर इस रायमल के और यहाँ पर जो दूसरे वाले राजा थे जिनका नाम था उदा, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और उस युद्ध के अंदर जीत कौन जाता है? रायमल जीतता है। तो रायमल जी के जीतने के बाद में रायमल जो था वो यहाँ से उदा के पीछे जाता है। तो उदा भागकर चित्तौड़ चला गया। पीछे पीछे कौन है भाई? रायमल। फिर कहाँ आया? कुंभलगढ़। पीछे पीछे कौन है भाई? रायमल। और मैंने कहा था कि मेवाड़ में जब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो सारे मालवा चले जाते हैं। यानी कि ये जो उदा था ये भी कहाँ चला गया? मालवा चला गया। और पापियों का अंत कैसा होता है? बुरा होता है। आप सारे जानते हो कि जो पाप करेगा उसका अंत तो हमेशा कैसा होगा? बुरा होगा। तो यहाँ पर मालवा में बिजली गिरने के कारण जो है वो उसका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। यानी कि उदा की कहानी हो गई समाप्त। अगले मेवाड़ के जो महाराणा बने थे उनका नाम क्या है भाई? तो उनका नाम है रायमल। तो अब अपन मित्रों रायमल जी के बारे में पढ़ेंगे। तो रायमल की मैं बात करता हूं, सुनिएगा। लगभग 1468 अपन इनका मान लेते हैं, 1509 तक ये रहे थे। रायमल जी की पहली बात आप याद रखोगे कि रायमल की एक पत्नी थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम था भाई? श्रृंगार देवी। ये याद रखना। श्रृंगार देवी कौन थी? जोधा की पुत्री थी। बात पहले मैं आपसे कर चुका हूं। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव है जिसका क्या नाम है भाई? गोसुंडी गांव। और गोसुंडी गांव के अंदर इन्होंने एक शिलालेख लगवाया है। और शिलालेख लगवाने के साथ साथ में इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण भी करवाया है। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि गोसुंडी गांव या गोसुंडी शिलालेख या गोसुंडी बावड़ी जो है वो कौन से जिले में स्थित है? तो आप सारे चित्तौड़गढ़ करोगे। क्या करोगे? चित्तौड़गढ़ करोगे, याद रखना। तो श्रृंगार देवी जो है उन्होंने गोसुंडी गांव के अंदर एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। और शिलालेख का भी यहाँ पर उन्होंने लगवाया था, उस बावड़ी के बाहर लगवाया था। दूसरी बात, गोसुंडी से एक अन्य शिलालेख भी अपन को प्राप्त होता है, ये भी याद रखना। वो शिलालेख तो उन्होंने लगवाया कि भाई मैंने जोधा जी की मैं पुत्री हूँ, रायमल जी की मैं पत्नी हूँ, और मैंने यहाँ पर जो है एक बावड़ी का निर्माण करवाया है। जैसे अपन कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के बाद उसके बाहर अपन एक नेम प्लेट लगवाते हैं अपनी, तो वो अपना क्या है? शिलालेख है। सेम वैसा का वैसा ये गोसुंडी शिलालेख जो था वो इन्होंने यहाँ पर लगवाया था, जो इन्होंने बावड़ी बनवाई थी। ये गोसुंडी शिलालेख 1000 ईस्वी के आसपास का है। 1000 ईस्वी के आसपास का शिलालेख है। और ये जो शिलालेख है इसके ऊपर से एक धर्म के बारे में उल्लेख मिलता है जिसका नाम है वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म? वैष्णव। तो जो शिव की पूजा करते हैं उनको शैव कहा जाता है। और फिर बाद में जो विष्णु भगवान की पूजा करने लगे थे उनको क्या कहने लगे थे? वैष्णव। तो इसके ऊपर वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है। और इंपॉर्टेंट, आरएस प्री के अंदर भी सवाल आ चुका है कि राजस्थान के अंदर प्राचीनतम वैष्णव धर्म के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? राजस्थान में प्राचीनतम वैष्णव धर्म के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? याद रखना, गोसुंडी शिलालेख, वो भी उसी गांव से मिला है। और ये वाला शिलालेख जो है वो भी उसी गांव से मिला है। इस बावड़ी का निर्माण श्रृंगार देवी ने करवाया था
प्राचीनतम वैष्णव धर्म के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? गोसुंडी से प्राप्त होते हैं। गोसुंडी कौन से जिले में है भाई? चित्तौड़गढ़ के जिले के अंदर स्थित है। तो ये दो बातें तो रायमल जी की आप अलग से याद रखेंगे। अगली बात जो करने जा रहा हूं वो याद रखिए। रायमल जी के 13-14 बच्चे थे, जिसमें से 3 ऐसे थे जो राजा बनने के योग्य थे। 3 बच्चे ऐसे हैं जो राजा बनने के योग्य हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं? पहले का नाम मैं यहां लिख रहा हूं, पृथ्वीराज सिसोदिया। आप सारे ही जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज सिसोदिया को हिस्ट्री के अंदर उड़ना राजकुमार कहा गया है। दूसरा जो है उसका नाम है जयमल, और तीसरा जो है उसका नाम था संग्राम सिंह। ये 3 बच्चे थे और तीनों राजा बनने के योग्य थे। मतलब इन तीनों के अंदर रोज इसी बात को लेकर लड़ाई होया करती थी कि भाई हम तीनों में से अगले मेवाड़ के राजा कौन बनेंगे। पृथ्वीराज कहता नहीं मैं बनूंगा, जयमल कहता नहीं मैं बनूंगा, संग्राम सिंह कहता नहीं मैं बनूंगा। ये तीनों ही रोज के रोज लड़ा करते थे कि भाई हम में से अगला राजा कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ये घूमते घूमते मेवाड़ के अंदर किसी ज्योतिष के पास में गए और ज्योतिष को जाकर कहा कि भाई हम तीनों का हाथ देखो और ये बताओ कि हम तीनों में से अगला राजा कौन बनेगा। तो ज्योतिष ने कहा कि भाई तुम तीनों में से अगला राजा जो है वो कौन बनेगा? संग्राम सिंह बनेगा। तो इन दोनों को गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया कि भाई जब संग्राम सिंह मरेगा तभी तो अपन क्या मरेंगे, तभी तो अपन क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो इन दोनों ने यहाँ पर इसको मारना स्टार्ट कर दिया, भयंकर रूप से उसको मारा कि इसको खत्म कर दो, और खत्म करेंगे तब अपन यहाँ पर क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल ने। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहते थे। तो उड़ना राजकुमार इसको इसलिए कहते थे, ऐसा कहते हैं कि जब ये घुड़सवारी करता था, जब घोड़े पे बैठकर ये चलता था और तलवार लेके जब ये वार करता था किसी के ऊपर, तो इतना तेज गति से चलता था, इतना तेज गति से तलवारबाजी करता था कि लोगों ने कह दिया कि उड़ के आ रहा है। मतलब इतना तेज गति से चलता था कि उड़ने जैसा लगता था, इसलिए लोग इसको कहने ही स्टार्ट कर देते कि तू तो आज से क्या है भाई, उड़ना राजकुमार है। ठीक है। तो अब तीनों जब यहाँ पर लड़ते हैं उस राजा बनने की बात को लेकर, तो उनकी लड़ाई खत्म करवाने के लिए इनके एक चाचा बीच में आते हैं, और उन चाचा जी का नाम था सारंग देव। सारंग देव जी बीच में आए। सारंग देव जी ने आके कहा कि तुम तीनों आपस में लड़ो मत, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिस ज्योतिष से तुमने पूछा है वो ज्योतिष बिल्कुल फर्जी ज्योतिष है। मैं तुम्हें एक बढ़िया ज्योतिष का एड्रेस देता हूं, उसके पास जाओ, वो तुम्हें भविष्य बताएगा, तुम उसकी बात माना। तो दो साहब एड्रेस, तो इन्होंने एड्रेस दिया था मावली के पास में एक गांव पड़ता है भीमल गांव, और भीमल गांव के अंदर एक चारण जाति की महिला रहती थी। मावली के अंदर कौन सा गांव पड़ता है भाई? भीमल गांव। और भीमल गांव के अंदर एक चारण जाति की महिला रहती थी, और वो चारण जाति की महिला भविष्य देखने का काम करती थी भीमल गांव के अंदर। तो सारंग देव चाचा ने कहा कि भाई तुम वहां जाओ, वहां जाकर जो है वो क्या करो, भविष्य जानो। तो ये तीनों ही राजकुमार अगले दिन ही उसके गांव के अंदर पहुंच गए। ऐसा कहानियों में कहा जाता है कि वो एक कुटिया के अंदर रहा करती थी, छोटी सी, और माता जी की भक्ति भाव किया करती थी। माता जी की वो बड़ी सी उपासक हुआ करती थी। तो जब ये तीनों वहां पहुंचे तो उस झोपड़ी के अंदर 3 बैठने के स्थान थे। तो जब भी अपन किसी के अंदर एंटर करते हैं ना, झोपड़ी में या किसी भी मकान के अंदर, तो अपन ऐसे सोचते नहीं है कि मैं यहाँ बैठूंगा या वहां बैठूंगा। जहां जगह मिलती है वहां अपन बैठ जाते हैं। तो वे 3 स्थान थे वहां बैठने के। उसमें से एक स्थान के ऊपर शेर की खाल लगी हुई थी, और बाकी 2 स्थान जो थे वो ऐसे ही थे। शेर की खाल वाले स्थान पर तो जाके बैठ गया संग्राम सिंह, बाकी 2 वाले स्थानों पे जाके वो दोनों बैठ गए, जयमल जी और पृथ्वीराज। इतने में वो महिला उस कुटिया के अंदर आई, और आने के बाद में उसने पूछा कि यार आज तो मेरे अहोभाग्य हैं, मेवाड़ के राजकुमार यहाँ पर कैसे आ गए हैं? ऐसा क्या हो गया कि मेवाड़ के राजकुमारों को यहाँ पर आना पड़ा? तो उन तीनों ने कहा कि माता जी हम जो हैं वो यहाँ पर भविष्य जानने के लिए आए हैं, आप हमें ये बताओ कि हम तीनों में से मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा। उस महिला ने एक ही बात करी, और उस महिला ने कहा कि तुम तीनों में से सबसे पहले शेर की खाल वाले स्थान पर कौन बैठा? तो उन दोनों को ये लगा कि भाई ये तो पक्का बनेगा ही नहीं। तो उन दोनों ने कह दिया ये बेटा, ये बेटा, ये बेटा, संग्राम सिंह बेटा। तो उस महिला ने कहा कि अगला मेवाड़ का शासक यही बनेगा, संग्राम सिंह बनेगा। इतना कहना हुआ और पृथ्वीराज ने अपनी तलवार निकाल ली, सीधा किस पर वार किया? संग्राम सिंह पर। संग्राम सिंह की एक आंख वहीं पर चली जाती है। कालांतर में इसी संग्राम सिंह के एक कान नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, टोटल बॉडी पर 80 घाव थे। और यही संग्राम सिंह महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ है भाई? महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो अब ये संग्राम सिंह अगर यहाँ से नहीं भागता तो उसको मार देता वो पृथ्वीराज। तो संग्राम सिंह यहाँ से भागता है, और भागने के बाद में इसने राजसमंद में एक गांव पड़ता है सेवंतरी, और सेवंतरी गांव के अंदर इनके एक दोस्त रहते थे बीदा राठौड़।
या कई कई किताबों में इसका नाम बीदा जैत मलोत में मिलता है। उसके पास में इसने जाकर क्या ली, शरण ली। ये कौन से गांव में रहता था, सेवंतरी गांव में। हालांकि सेवंतरी भी है तो मेवाड़ का ही हिस्सा है, तो जब सेवंतरी मेवाड़ का ही हिस्सा है तो ये कुछ समय तक तो यहाँ पर रहे, बाद में एंड के अंदर ये अजमेर चले गए, और अजमेर में इनके अजीज दोस्त रहा करते थे कर्मचंद पवार करके। उस कर्मचंद पवार साहब ने इनको क्या दी, शरण दी। यानी कि सांगा यहाँ से जो निकल कर जो है वो पहले सेवंतरी जाते हैं, राठौड़ बीदा से शरण लेते हैं, बीदा जी इनके लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और एंड के अंदर वो कहाँ चले जाते हैं, अजमेर। और अजमेर में उन्होंने कहाँ पे शरण ली थी, कर्मचंद पवार के पास में शरण ली। पीछे बचे कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल जी बचे। फिर से सुनिएगा बात, रायमल जो था उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी। हालांकि इससे पहले रायमल ने दाडिमपुर के युद्ध में उदा को हरा दिया था, और उदा मालवा जाने के बाद में मर गया था। इस श्रृंगार देवी ने एक बावड़ी बनवाई है जो गोसुंडी गांव में बनी हुई है, इसलिए उसको गोसुंडी बावड़ी कहा जाता है। गोसुंडी के अंदर से दो शिलालेख मिलते हैं, एक तो श्रृंगार देवी ने लगवाया है, दूसरा वाला जो है वो 1000 ईस्वी का है, और इसमें प्राचीनतम वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है जो इंपोर्टेंट है। इसके 3 प्रमुख पुत्र थे राजा बनने के योग्य, पृथ्वीराज, सिसोदिया, उन्ना राजकुमार, जयमल और संग्राम सिंह। तीनों ही जो है वो भविष्य जानते हैं। लड़ाई होती है तो सारंग देव जी चाचा ने बताया कि भाई कहाँ जाओ, भीमल गांव। भीमल गांव के अंदर कौन सी जाति की महिला, चारण जाति की महिला। उन्होंने भी यही कहा कि भाई जो है वो कौन बनेगा, संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह के ऊपर पृथ्वीराज ने वार किया, उसकी एक आंख चली गई। सेवंतरी गांव के बीदा राठौड़ इनको शरण देते हैं, ये लड़ते हुए इनके लिए वीर गति को प्राप्त होते हैं। फिर एंड के अंदर ये अजमेर के करमचंद पवार के पास में चले जाते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की एक बहन थी जिसका नाम था आनंद कंवर, और आनंद कंवर का ब्याह उन्होंने सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा के साथ में करवाया। पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन है आनंद कंवर, और सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा के साथ में ब्याह करवाया था। तो ऐसा कहते हैं कि घूमते घूमते एक बार जो है वो पृथ्वीराज सिसोदिया उधर सिरोही वाले एरिया की तरफ गया, तो उसे लगा कि भाई सिरोही तो आ ही गए हैं तो आगे जाकर क्यों ना अपने बहन से भी मिलके आए। तो वो बहन से मिलने के लिए अचानक पहुंच जाता है। प्राचीन समय में रिश्तेदार अचानक आया करते थे, इसलिए वो बड़े अच्छे लगते थे, क्योंकि मामा जी बुआ जी अचानक से आते थे। अब आजकल तो पहले ही पता चल जाता है, स्टेटस लग जाता है, गोइंग टू उदयपुर, गोइंग टू जयपुर, तो अपने को पता होता है कि मामा जी बुआ जी आ रहे हैं। तो अब वो उत्सुकता जो होती है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। जितने कम्युनिकेशन के साधन दुनिया के अंदर बढ़ते हैं ना, उतनी की उतनी लोगों के मनों के अंदर दूरियां आने लग जाती है। और जब वो नहीं बढ़ते हैं, और जब पहले इस प्रकार का कुछ भी नहीं था, लोगों के बीच में प्रेम हुआ करता था, तो ये वहां से जब गए तो वहां उन्होंने देखा कि जगमाल देवड़ा राजा महाराजा बहुत सारी शादियां करते थे, तो उसने बहुत सारी शादियां कर रखी थी, और वो उनकी बहन के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, उनकी बहन के साथ में बुरा व्यवहार करता था, उसके साथ मारपीट करता था। तो पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार वीर व्यक्ति था, गुस्सा आया, तलवार निकाल ली, सीधा उस जगमाल देवड़ा की गर्दन पे रख ली, बोल मार दिया जाए या तुझे छोड़ दिया जाए। तो जगमाल जो था बेचारा चिंता में आ गया, पैर वैर पड़ गया, गलती मान ली, भाई साहब गलती हो गई, माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, ये हो गया वो हो गया, ऐसे करके उसने माफी मांग ली। दूसरी तरफ अब महिलाएं बेचारी बोली होती है इस मामले के अंदर, उसने कहा भैया जैसा भी है मेरा सुहाग है, इसको छोड़ दो। पृथ्वीराज ने छोड़ दिया। पृथ्वीराज वहां 10-15 दिन तक रहा, तब तक उसकी बहुत खातिरदारी हुई, उसने बहुत अच्छा खाना वाना उसको खिलाया, साथ साथ में उसको अच्छे से व्यवहार किया, और उसकी बहन के साथ में भी बहुत अच्छा व्यवहार किया। और फिर पृथ्वीराज वहां से 15 दिन के बाद में निकलता है मेवाड़ आने के लिए। तो जब वो निकलता है तो उसको रास्ते में खाने के लिए कुछ लड्डू वगैरह जो थे वो उन्होंने दिए कि भैया रास्ते में भूख लगे तो आप खा लेना। तो पृथ्वीराज सिसोदिया वहां से निकला, और गोगुंदा टोल नाके के पास टोल कटवाने के बाद में उसको भूख लगती है, वो वहां पर उस भोजन को खाता है, उसके अंदर विष मिला हुआ था, और विष खाने के कारण उसका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। इस पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी आज भी कुंभलगढ़ के किले के अंदर बनी हुई है। ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया जिसने ताराबाई के नाम के कुछ अन्य महल बनवाए थे तारागढ़ में, जिसको पहले अजय मेरू दुर्ग कहते थे, अब उसको बाद में क्या कहने लग गया अपन, तारागढ़। तो पृथ्वीराज विष खाने से मर गया। जयमल गुजरात के सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। महाराणा रायमल के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए 1509 में महाराणा संग्राम सिंह जी को बुलाया जाता है, कहां से, अजमेर से, और इसी संग्राम सिंह का सांगा के नाम से क्या किया जाता है, राज्याभिषेक किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कुंडली के अंदर अगर सरकारी नौकरी लिखी हुई होगी तो तुम्हें मिल जाएगी। इन तीनों का ही नाम लिया अपन ने, बाकी के तो उसके पुत्रों का अपन ने नाम लिए ही नहीं। तो इन तीनों का नाम इसलिए अपन ने लिया क्योंकि इन तीनों के अंदर काबिलियत थी राजा बनने की। तो अगर तुम काबिल होंगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, और अगर तुम काबिल नहीं होंगे तो तुम्हारे स्थान पर जो अन्य व्यक्ति किसी दूसरे जगह बैठ के मेहनत कर रहा है तो उसको क्या मिल जाएगी, नौकरी। इसलिए 3 इडियट्स पिक्चर के अंदर बाबा रणछोड़ दास छाछड़ ने कहा है कि कामयाबी के पीछे मत भागो,
काबिल बनो, अगर तुम कामयाब होंगे तो काबिलियत, अगर तुम काबिल होंगे तो कामयाबी खुद तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तो इस प्रकार से महाराणा सांगा जो है वो 1509 के अंदर क्या बनते हैं, राजा। इस स्लाइड को आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे वाला अपन पढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं महाराणा सांगा की। 1509 में राजा बने थे, 1528 तक रहे थे। मैंने पहले ही कहा है कि जो बड़े राजा होते हैं उनका समय भी आप याद रखेंगे, क्योंकि सीधा सीधा सवाल एग्जाम में आता है। देख सकते हैं आप महाराणा सांगा जी के एक पैर यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ है, विकलांग टाइप से है, एक हाथ नहीं है, एक आंख देख लीजिए आप नहीं है, फूटी हुई है, और टोटल बॉडी पर इनके 80 घाव थे। बहुत युद्ध लड़े थे, मतलब ये ऐसा कहते हैं कि ये रोज उठ के यही सोचते थे कि मुझे किसी से लड़ना है। तो इतना महानतम, इतना लड़ाकू नाम का शासक जो कोई हुआ था तो वो महाराणा सांगा थे। महाराणा सांगा जब राजा नहीं बने थे उससे पहले ये अजमेर में थे, और अजमेर में किसके पास में थे, करमचंद पवार के पास में थे। राजा बनते ही इन्होंने करमचंद पवार को मेवाड़ बुला लिया, और इस करमचंद पवार को रावत की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी भाई, रावत की। याद रखना, करमचंद पवार को मेवाड़ बुला लेते हैं और इन्हें कौन सी उपाधि देते हैं, रावत की। एग्जाम में सवाल पूछा गया कि जब सांगा राजा बने थे तब दिल्ली के राजा कौन थे, यानी 1509 में ये राजा बने थे, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो सिकंदर लोदी। जब अपन युद्ध लड़ेंगे ना तब वहां पर इब्राहिम हो जाएगा, तो गलती नहीं करनी है, युद्ध लड़ेंगे तब इब्राहिम हो जाएगा, लेकिन पहले वहां पर कौन था, सिकंदर लोदी। उसी प्रकार से मालवा के अंदर अगर राजा पूछा जाए कि इनके राज्याभिषेक के समय कौन था, नासिरुद्दीन। फिर बाद में कौन हो जाएगा भाई, महमूद खिलजी। कौन हो जाएगा, महमूद खिलजी। और कुंभा के समय फर्स्ट था, तो इनके समय क्या हो जाएगा, सेकंड। और यहाँ गुजरात एक नीचे जगह है, वहां पर कौन था, तो कुतुब शाह। और उसके बाद में एक बनता है यहाँ पर जिसका नाम था महमूद शाह बेगड़ा। क्या बनता है भाई, महमूद शाह बेगड़ा। तो ये इनके राज्याभिषेक के समय राजा थे। सिकंदर लोदी दिल्ली का था, नासिरुद्दीन मालवा का था। युद्ध लड़ेंगे तब इब्राहिम और महमूद खिलजी जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे। अब इन्होंने शुरुआत में कौन से युद्ध लड़े थे उसकी बात कर लेता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। सुनिए, एक शो होता है जिसको अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं, जिसके अंदर लोगों को करोड़पति बनाया जाता है। अपने यहाँ पर उसको आप शॉर्ट फॉर्म में केबीसी कहते हो, अपने यहाँ पर केबीजी याद रखना। ये सीधा सीधा सवाल एग्जाम में आया था पटवारी वाले में कि निम्न युद्धों को कालक्रम से व्यवस्थित करो। अगर ये केबीजी किसी को याद था तो वो उसका सवाल कभी गलत नहीं होगा। केबीजी कौन बनेगा गधा, अपने यहाँ ऐसे याद रखोगे। वहां पर होता है कौन बनेगा करोड़पति। के वाला युद्ध हुआ था 1517 में, ये हुआ था 1518 में, और ये हुआ था 1519 में। सीधा सीधा याद रह जाएगा 17, 18 और 19। के से आप याद रखोगे खातोली का युद्ध, बी से आप याद रखोगे बाड़ी का युद्ध, और जी से आप याद रखोगे गागरोण का युद्ध। खातोली और बाड़ी के जो युद्ध हैं ये अपन ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़े थे, और ये वाला जो है वो मालवा के महमूद खिलजी के खिलाफ में अपन ने युद्ध लड़ा है। तो याद रखना के से खातोली का युद्ध, बी से बाड़ी का युद्ध, और जी से कौन सा है, गागरोण का युद्ध। 1517, 18 और 19 के अंदर हुआ था। केबीजी के नाम से आप इसको क्या रखोगे, याद रखोगे। अब ये युद्ध जो है वो यहाँ पर होते हैं, इनमें क्या परिणाम आए थे, क्या महाराणा सांगा के जीवन की और भी बहुत सारी बातें हैं, वो इसके पार्ट 2 वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।